द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग का अपना 12वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी दो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश में आगामी सुपर टेट, इन दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये जो रीजनिंग के प्रश्न लिए गए हैं ये घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं। हम लोग घटना चक्र की बुक से जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जो कि 50 नंबरों का आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उनकी अलग से वीडियो बनाई जाती है। तो ये सारे प्रश्न उसी प्रैक्टिस सेट के प्रश्न हैं। यदि आपने 12वां प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान का नहीं लगाया है तो प्लेलिस्ट में जाके उस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 12वें के टोटल 42 नंबर के प्रश्न पर और रीजनिंग के पहले प्रश्न पर। ठीक है, और ये सारे प्रश्न आपके दो परीक्षाएं जूनियर शिक्षक भर्ती और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग सभी का बहुत अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग में कमजोर होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो रीजनिंग में कमजोर हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें प्रश्नों को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से। तो आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। अनुपात समानुपात का प्रश्न है। यहाँ पर जो 77 का रिलेशन 84 के साथ है, वही 121 का रिलेशन यहाँ आपको बताना है। थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग लगाने की कोशिश करिए, इसमें क्या हो सकता है। पहले हम लोग जोड़ने घटाने के हिसाब से अगर सॉल्व करें तो 77 में 77 से 84 बनाने के लिए 4 3 7 7 जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार 121 में अगर 7 जोड़ें तो 128 आएगा, लेकिन यह विकल्प कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके आप सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग चलिए देखते हैं 77 कैसे लिखा गया है। तो 77 लिखने के लिए क्या किया गया है, 11 सते 77 यानी 7 का गुणा 11 बार किया गया है। 84 कैसे आया है, ये देखिए 77 तो हमारा ऐसे आया, इसके आगे वाली संख्या 84 कैसे आई, 11 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12 और 12 में 7 को गुणा कर दीजिए तो 12 7 हो जाएगा 84। अब 121 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर जो पहली वाली संख्या थी उससे एक आगे वाली संख्या में इस पीछे वाली संख्या का गुणा किया गया है। अब यही यहाँ पर काम करना है। 121 कैसे आता है, 11 का आप 11 में गुणा करते हैं 121 आता है। अगली संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से एक संख्या ज्यादा यानी 12 लिखना पड़ेगा और 12 में यहाँ पर 11 का ही गुणा करना है। तो 12 में 11 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा। तो 132 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। तो इसमें बहुत सारे तरीके अगर आप लगा के देखेंगे तो वो सारे तरीके फेल हो जाएंगे, सिर्फ इसी मेथड से ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा कठिन है। तो 42 नंबर का ये हमारा प्रश्न था। आगे बढ़ते अपने 43 नंबर के प्रश्न पर। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आंसर बताते चलना है। जैसे कि यदि पुलिस को क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को क्या कहा जाए, राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को क्या कहा जाता है भैया, डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को क्या कहा जाता है, वकील कहा जाता है, और वकील को क्या कहा जाता है, सर्जन कहा जाता है। ये कहीं पर ऐसी बात हो रही है। तो अपराधियों को कौन पकड़ता है, तो अपराधियों को कौन पकड़ता है, तो अब अपराधियों को भैया पुलिस पकड़ती है। अब जल्दबाजी में आप लोग ऑप्शन नंबर सी पुलिस पर निशान मत लगाइएगा। अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है। आपने ऑप्शन नंबर सी पे निशान लगाया और जैसे निशान लगाया वैसे हो गया आपका 1 नंबर गया, प्रश्न हो गया गलत। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा है, पुलिस को क्या कहा जाता है, पहली लाइन में लिखा गया। पहली लाइन में क्या है, पुलिस को कहा जाता है शिक्षक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि पुलिस को पुलिस ना कह के क्या कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। तो यहाँ पर अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस, लेकिन पुलिस हम लोग उसको नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, शिक्षक कहेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। भूल कर भी ऑप्शन नंबर सी पर टिक मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 44 नंबर के प्रश्न पर। ये भी बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपको विषम संख्या चुननी है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो तीनों से अलग है। तो ABCD 4 युग्म आपको दिए गए हैं, 4 प्रकार की संख्याओं का युग्म है। इसमें बताना है कि कौन सा विषम है। थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर 85 लिखा है, 136 लिखा है, यहाँ पर आपका 34 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 85 लिखा है, यहाँ 102 है, 153 है, यहाँ 63 है, 162 है। क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए।
चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसमें बता देते हैं। देखिए 85, 136 ये दोनों संख्याएं 17 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी 17 से कट जाती हैं। 34 और 85 ये दोनों संख्याएं भी 17 से डिवाइड हो जाती हैं, 17 से कट जाएंगी। 102, 153 ये संख्या भी 17 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 63 और 162 ये 17 से डिवाइड नहीं होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी ही आपका डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, बस इसमें छोटी सी ट्रिक लगानी थी कि आपके जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो 17 से विभाजित संख्याएं हैं ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो इस प्रकार जो हमारा विकल्प डी होगा वो सबसे अलग है, यानी वही हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? और इसमें आप बहुत सारे तरीके से अपना दिमाग लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए एबीसीडी वाला प्रश्न आ गया है। एबीसीडी वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं हमने आपको बता चुके हैं, पिछले 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। 12 प्रैक्टिस सेट में 12 बार तो आपको बताया ही होगा, इसलिए यहाँ नहीं बताएंगे। हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। आपको बता दिया गया है, ये जो लिखा जाता है इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। यहाँ पर लिखा है गॉडनेस। गॉडनेस से क्या बनाया जाता है? HNPCODTR ये बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक क्रम देखेंगे, यानी कि पहली संख्या है, पहली संख्या से पहला शब्द, दूसरे शब्द से दूसरा शब्द, और ये तीसरे वाले शब्द से तीसरा शब्द कैसे बनाया गया है इस पर ध्यान देते हैं। ABCD हमने लिख लिया है, बढ़ते हुए क्रम में नंबरिंग डाल ली है, घटते हुए क्रम में भी यहाँ पर नंबरिंग डाल लिया है। अब पहला शब्द कौन सा है? जी है, ठीक है, और यहाँ पहला शब्द क्या है? एच है। तो जी से एच कैसे बनाया गया होगा? ये देखिए यहाँ पर जी है, इसी के जस्ट आगे एच है, यानी कि पहले क्या होगा? +1। पहला शब्द कहाँ जा रहा है? एक आगे जा रहा है। दूसरे नंबर क्या है? ओ है। ओ से क्या बनाया है? एन बनाया है। ओ कहाँ है भैया? आपके अल्फाबेट में यहाँ पर है। एन कहाँ है? उसके जस्ट पीछे है, यानी अब की बार एक पीछे गए हैं। अब ओ से यहाँ पी बनाया गया है। ओ यहाँ पर है, पी यहाँ पर। अगली बार क्या किए हैं? एक आगे गए हैं। अब हमें क्रम समझ में आ चुका है कि एक बार आगे जाना है, फिर पीछे जाना है, फिर आगे जाना है, फिर यहाँ पर पीछे जाना है, और फिर यहाँ पर आगे जाना है, यही क्रम बनेगा। तो गॉडनेस पूरा शब्द आपको चेक नहीं करना है, आपको एक क्रम समझ में आ गया कि एक बार आगे एक बार पीछे जाके अपना काम कर लेना है। तो इसी प्रकार ये ग्रेटनेस से क्या बनाया जाएगा यही हमें लिखना है। तो ग्रेट की स्पेलिंग लिख लेते हैं, GREAT और NESS। तो एक बार आगे जाना, पहली बार क्या करना है? आगे जाना है। तो जी के आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? अल्फाबेट हमारा लिखा ही है, और जी के आगे जाएंगे तो हमें एच मिलेगा। विकल्प को भी ध्यान से देखते जाइए। अभी पहला शब्द एच सभी में आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद आर के पीछे जाना है। आर के एक पहली बार क्या करेंगे? एक आगे जाना है, दूसरी बार एक पीछे जाना है। तो दूसरा शब्द क्या है हमारा? आर है। आर के एक पीछे जाएंगे तो आर कहाँ है? यहाँ पर है आपका। इसके एक पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा। तो आंसर में HQ आ रहा है। HQ, A, C और D 3 जगह आ रहा है। तीसरा शब्द लिखिए ई के एक आगे जाना है। ई से क्या करना है? एक आगे जाना है। तो ई कहाँ है? यहाँ पर है। एक आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? H मिलेगा, यानी कि HQF। HQF कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए अब आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको विकल्प दिख रहा है HQF। ये शब्द जो है 3 शब्द सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में आ रहे हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत ये होती है कि जो अभ्यर्थी होते हैं वो 2-3 मिनट ले लेते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने में, लेकिन यही आपको ट्रिक लगानी है कि जैसे ही आपका विकल्प दिखने लगे उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। पूरा यहाँ सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है इस प्रश्न को जिस प्रकार से समझाया गया है, जिस प्रकार से समझाने की कोशिश की गई है, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि समय बचाना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को सॉल्व करते करते हमें अपना समय भी बचाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 46 नंबर के प्रश्न पर। कैलेंडर का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अर्पण का जन्मदिन मंगलवार 14 तारीख को है, 14 मार्च को है, सॉरी मार्च का महीना है तो 14 मार्च को उसका जन्मदिन है। तो यानी कि मार्च महीने में 14 तारीख को उसका जन्मदिन। आगे बढ़ते हैं। यदि जो प्रणव है उसका जन्मदिन 13 सितंबर को है, तो प्रणव का जन्मदिन कब है? 13 सितंबर को है। तो उसी वर्ष प्रणव का जन्मदिन जो सप्ताह के किस दिन पड़ेगा, यानी कि मोटा मोटा आपको ये बताना है कि अगर 14 मार्च को मंगलवार है तो 13 सितंबर को कौन सा दिन होगा, यही आपको बताना है।
तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, 14 मार्च से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, सितंबर तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले है कौन सा महीना, मार्च। अब देखिए एक बात समझ लीजिएगा कि मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ये 14 वाली तारीख हम नहीं लेंगे, लेकिन ये आखिरी तारीख कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व करने में ली जाती है, लेकिन शुरुआत वाली 14 तारीख नहीं ली जाती है। तो 31 में से अगर आप 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 15 1 16 बचेगा। 16 नहीं, सॉरी 16 1 17 बचेगा। ठीक है, 4 3 7 होता है ना, तो 6 1 7, तो आपका 17 दिन बचेगा। यानी कि अगर 11 मार्च सॉरी 14 मार्च आप छोड़ देंगे तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 मार्च तक आपके पास कितने दिन रहेंगे, 17 दिन। तो मार्च में हमें कितने दिन मिले, 17 दिन। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होता है भैया, 30 दिन का होता है। मई, उसके बाद आएगा मई। मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ऐसे हमें कहाँ तक पहुंचना है, 13 सितंबर तक पहुंचना है। मई हो गया। मई के बाद क्या आएगा भैया आपका जून। जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त। अगस्त कितने दिन का होता है, अगस्त भी आपका 31 दिन का होता है। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर। सितंबर कितने दिन का होता है, 13 दिन का होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा कि जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं या बैंक की तैयारी करते हैं तो उन्होंने तो अब तक आंसर निकाल भी लिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कमजोर स्टूडेंट हैं, तो इस प्रकार पूरे डिटेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो संख्याएं हैं हमें पता है कि इन सबको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं इसे 7 से भाग करना है। तो ये बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं, अगर आपको छोटा बनाना है, अगर आपको छोटा इस संख्याओं को बनाना है तो क्या करिए, पहले ही 7 का भाग सब में कर दीजिए, और जो शेष बचेगा सिर्फ वही लिखना है। क्या करना है, जो शेष बचेगा सिर्फ वही लिखना है। 7 का भाग करने के बाद, 7 का भाग क्यों करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 17 में 7 का भाग करेंगे, 17 में 7 का भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 3 बचेगा। 30 में करेंगे 7 चौक 28, 2 बचेगा। 31 में करेंगे 3 बचेगा। 7 चौक 28, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। 31 में 3 बचेगा, और 13 में 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 6। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जिस महीने में 30 दिन होता है तो वहाँ 30 ना लिखे। हमारे कहने का मतलब है ये वाली जो लाइन लिखी है, अगर आप चाहें इसके आगे के जब आपको प्रश्न मिले तो ये वाली लाइन आप ना लिखिए, ये वाली लाइन आप ना लिखिए। जहां 30 आए वहां 2 लिखिए, जहां 31 आए वहां 3 लिखिए। मेरे ये कहने का मतलब है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा तरीका भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करिए, जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 5 और 5 5 10, 10 6 16 और 16 6 हो जाएगा कितना भैया, 22। 22 दिन हुआ। दिन में हमेशा 7 का भाग करते हैं, और जो शेष बचता है वही लिखते हैं। 7 का भाग 22 में करेंगे तो 1 शेष बचेगा, तो 1 हमारा क्या बच रहा है, शेष। 1 शेष का क्या मतलब होता है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 14 मार्च से स्टार्ट किया था। 14 मार्च से गिनना स्टार्ट किया था, कहाँ गए थे, 13 सितंबर तक गए थे। 14 मार्च वाला अब हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, तो 14 मार्च वाला कौन सा दिन था, मंगलवार। 14 मार्च वाला कौन सा दिन था, मंगलवार। एक शेष का मतलब होता है कि मंगलवार के आगे एक दिन और बढ़ जाना है, तो मंगलवार के आगे एक दिन बढ़ेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, बुधवार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है ये चीजें आपको जो समझा रहे हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सिर्फ ये पूरे जो पहली लाइन में दिन लिखे गए हैं, ये वाली लाइन में दिन लिखे गए हैं, इनको जोड़कर 7 का भाग करेंगे तब भी 1 आएगा, चाहे पहले ही 7 का भाग कर लीजिए फिर जोड़िए तब भी 1 आएगा, कुछ भी करेंगे तो 1 ही आपका शेष आएगा। और एक शेष का मतलब होता है कि जहां से हमने स्टार्टिंग किया है मंगलवार से, उसके एक शेष का मतलब 1 दिन आगे। अगर 2 शेष आता तो 2 दिन आगे, अगर 5 शेष आता तो 5 दिन आगे। तो एक शेष का मतलब 1 दिन आगे, मंगलवार के 1 दिन आगे क्या होता है भैया, बुधवार होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अपने 47 नंबर के प्रश्न पर। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार है। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग दिन बना लेते हैं, और दिन बनाने के लिए क्या करते हैं भैया, गोला बना लेते हैं। ये समझ लिए हमारे दिन है। ठीक है, इसमें से किसी भी बीच वाले गोले को हम लोग क्या मान लेंगे, आज मान लेंगे। तो इसको मान लेते हैं आज, यानी टुडे। आज हमारा ये वाला दिन चल रहा है।
अब प्रश्न को पढ़ते जाइए और निशान लगाते जाइए। पीछे जाने के लिए हम लोग इधर जाएंगे, आगे जाने के लिए हम लोग इधर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल से कितने दिन, 3 दिन पहले, तो ये हमारा आज है। बीता हुआ कल कहाँ पर है, यहाँ पर है। इससे 3 दिन पहले यानी 1 2 3, ये 3 दिन पहले कौन सा दिन है, बुधवार है। तो 3 दिन पहले भैया क्या है, बुधवार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगामी कल से 2 दिन बाद, तो ये आज है, तो आगामी कल कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो कल कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसके 2 दिन बाद यानी 1 और 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही आपको निकालना। तो इस नंबर पे कौन सा दिन रहेगा ये आपको बताना है। तो चलिए गिन लीजिए। ये हमारा क्या है भैया, बुधवार, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, ये हो जाएगा शुक्रवार, ये हो जाएगा शनिवार, ये हो जाएगा रविवार, और ये हो जाएगा सोमवार, ये हो जाएगा मंगलवार, और ये हो जाएगा क्या, बुधवार। तो अगेन फिर हमारा बुधवार आ जाएगा। बुधवार कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को गोला बनाकर ही सॉल्व करना है, नहीं तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। जल्दबाजी में, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, तो जल्दबाजी में आप इसको सॉल्व करेंगे तो गलत भी हो सकता है। इसलिए गोला बनाकर ही प्रश्नों को सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं कथन वाले प्रश्नों पर। 48 नंबर का हमारा प्रश्न है, वक्तव्य में क्या कहा जा रहा है, चलती हुई बस से उतरना जोखिम पूर्ण होता है। यानी कि जो चलती हुई बस से अगर हम उतरते हैं तो क्या होता है, जोखिम पूर्ण होता है। अब इसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं आगे। जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। तो बहुत सही लिखा है। देखिए वक्तव्य में यानी कथन में कहा गया है जब चलती हुई बस से हम उतरते हैं तो जोखिम पूर्ण होता है, यानी कि जोखिम भरा काम होता है। यही निष्कर्ष पहले में भी लिखा गया है कि जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। यानी कि ये वाला जो पहला निष्कर्ष है बिल्कुल सही है कथन के साथ, पहला वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाते हैं। तो जख्मी होने का जोखिम चाहे उठाएं चाहे ना उठाएं उससे तो हमारा कोई मतलब है नहीं। कथन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। कथन में क्या कहा गया, कथन मतलब यहाँ पर वक्तव्य लिखा गया है। तो वक्तव्य में क्या कहा जाता है, चलती हुई बस से उतरना जोखिम पूर्ण होता है। तो सामान्यतः लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाते हैं, ये कहीं पर कहा नहीं जा रहा है, स्पष्ट रूप से कहीं नहीं कहा जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन यानी निष्कर्ष दूसरा है ये पूरी तरह तरीके से गलत है, क्योंकि लोग जोखिम उठाएं ना उठाएं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बस चलती हुई बस से जो लोग उतरते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपके कथन में कहा जा रहा है। तो पहला सही है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, बाकी के बी सी डी आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 48 नंबर के प्रश्न पर। 48 नंबर हो चुका है, तो 49 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनिए। अच्छा देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायग्राम यानी वेन डायग्राम जो बनाते हैं, गोला बना के सॉल्व करते हैं, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग इसको सीधे सीधे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो भैया क्या है, सभी प्रोफेसर विद्वान है। तो सभी प्रोफेसर जो मेन शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। सभी प्रोफेसर क्या होते हैं भैया, विद्वान होते हैं। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है, विद्वान लोग कैसे होते हैं, सज्जन होते हैं। तो सभी प्रोफेसर क्या हैं, विद्वान हैं, और विद्वान लोग क्या होते हैं, सज्जन होते हैं। इसका मतलब सभी प्रोफेसर का जो डायरेक्ट संबंध सज्जन से बन रहा है। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, विद्वान सज्जन होते हैं, यानी सभी प्रोफेसर सज्जन होते हैं, ये डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। सभी प्रोफेसर सज्जन होते हैं, ये आपका कहा गया है, ये आपका कहा गया है। तो ये सही है गलत है ये आपको बताना है। सभी प्रोफेसर सज्जन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अभी आपने ऊपर यही तो सिद्ध किया। तो निष्कर्ष सत्य है, ये आपका निष्कर्ष है, ये सत्य है। हाँ भैया सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। निष्कर्ष बी में असत्य है, असत्य व सत्य कुछ नहीं है। निष्कर्ष को जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। कथन के अनुसार निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। तो ये जो 49 का प्रश्न था ये हमारे प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न था।
यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अथवा सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रैक्टिस सेट में अगर कोई कमी रह गई हो, अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।